Hello dear students. So in today's video we will discuss about the Bernoulli's theorem and its proof. Clear? तो देखिए बेटा सबसे पहले यहाँ पर ये जो बर्नौलीज थ्योरम है ये एक इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड के स्ट्रीमलाइन फ्लो पर वैलिड होती है। क्लियर? मान लीजिए आपके पास एक इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड है जिसके अंदर कैसा फ्लो है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो उस केस में जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा पर यूनिट मास दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दोबारा देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड हैविंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब देखिए जरा कैसे, यहां पर एक तो प्रेशर एनर्जी लिया हमने, काइनेटिक एनर्जी ली और पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम डिवाइड बाय मास, ये क्या रहता है? कांस्टेंट। क्लियर? अभी देखिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास P बाय रो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को बोलते हैं V स्क्वायर बाय 2 और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को बोलते हैं GH। अब देखिए जरा ये कैसे, ये क्या मीनिंग हुआ इस बात का, यहां पर देखिए जरा हम समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास अगर हमें निकालना होगा तो इस साइड भी हमें मास से डिवाइड करना होगा, तो m से m कैंसल, तो वैल्यू आई 1/2 वी स्क्वायर। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 1/2 वी स्क्वायर। और ऐसे ही जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है mgh। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास वो कितनी आई, इसको भी m से डिवाइड कीजिए तो आपके पास कितना आंसर आएगा? gh। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इक्वल टू gh, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास 1/2 v स्क्वायर। और ऐसे ही देखिए आप मान लीजिए एक लिक्विड के प्रेशर की वजह से, मान लीजिए एक पिस्टन है सपोज, मूवेबल पिस्टन, और लिक्विड के प्रेशर की वजह से इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो मूव हुआ, डिस्टेंस कवर किया गया x। क्लियर? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए यहां पर एक प्रेशर लगा लिक्विड का P और इसके अंदर मूवमेंट आई x, तो वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो वर्क अपना इक्वल हो गया प्रेशर इनटू एरिया और इनटू में ये डिस्टेंस x। क्लियर? अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, अगर आप इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा वॉल्यूम। मींस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दिस इज इक्वल्स टू वर्क। क्लियर? और ये जो वर्क है यही वर्क आपका स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ द प्रेशर एनर्जी। क्लियर? तो आपका प्रेशर एनर्जी इक्वल आ गया P इंटू वी। अब देखिए जरा, आपको पता है बेटा डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास, सॉरी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, यहां वॉल्यूम आएगा दैट इज मास बाय डेंसिटी। क्लियर? तो यहां पर देखिए आप जरा, हमारे पास जो प्रेशर एनर्जी आई ये किसके इक्वल आई? P इंटू वी की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे m बाय रो। क्लियर? और अगर देखिए आपको फाइंड आउट करना है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो आपको इस साइड भी m से डिवाइड करना पड़ेगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा P बाय रो। क्लियर? तो जरा आप यहां पर देखिए, हमने प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास को लिखा P बाय रो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को लिखा V स्क्वायर बाय 2 और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को लिख दिया GH, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर? तो अभी हम करते हैं अपनी बर्नौली थ्योरम की, ये तो है डेफिनेशन, लेकिन अब इसका हम करेंगे प्रूफ। क्लियर? तो देखिए आप यहां पर इस डायग्राम को समझिए। इस डायग्राम में मान लीजिए हमने एक क्या किया, एक पाइप कंसीडर की जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है लगातार। क्लियर? यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा। यहां ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका ए है, क्लियर, यहां पर जो पॉइंट ए है इसकी हाइट मैंने मान ली h1
और पॉइंट बी की जो हाइट है वो मैंने कंसीडर की h2। क्लियर। यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और जो अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है उस लिक्विड की ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है दैट इज v1 और प्रेशर है यहां पर P1। क्लियर। और ऐसे ही यहां पर जो प्रेशर है दैट इज P2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड V2। क्लियर। तो ये आप नोट कर लेंगे, यहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अच्छा, अब जरा यहां पर आप देखिए कि फोर्स ऑन द फ्लूइड एट द पॉइंट ए, कि जो पॉइंट ए है यहां पर फ्लूइड के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। जरा फोर्स का फॉर्मूला आप देखिए क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। पॉइंट ए पर बात कर रहे हैं, प्रेशर को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। तो यहां पर कितना फोर्स लगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब देखिए आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड इन द 1 सेकेंड। देखिए पॉइंट ए पर जो फ्लूइड है वो किस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, v1। तो 1 सेकेंड में फ्लूइड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, भाई डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा v1 के, मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम कितना है 1 सेकंड, तो v1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया v1। यानी कि इस पॉइंट पर लिक्विड ने 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो v1 के इक्वल था, जितनी लिक्विड की वेलोसिटी थी। क्लियर। ये तो समझ में आया। अभी हमें फाइंड करना है वर्क डन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में पॉइंट ए पर कितना वर्क हुआ। भाई वर्क किसके इक्वल होता है, देखिए जरा, वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस। वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स कितना है पॉइंट ए पर, P1 A1, P1 A1, और डिस्टेंस कितना है 1 सेकंड में, दैट इज v1। तो पॉइंट ए पर जो वर्क डन आया वो अपना है P1 A1 V1। क्लियर। और इसी तरह से आप वर्क डन निकाल लेंगे एट पॉइंट बी। ये किसकी वजह से आ रहा है, ए पर प्रेशर की वजह से, और यहां भी प्रेशर की वजह से। क्लियर। तो कितना वर्क डन हुआ यहां पर, दैट इज P2 A2 V2। क्लियर। पॉइंट ए पर वर्क डन आया, पॉइंट बी पर वर्क डन आया, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ भाई, जो शुरू में यहां पर प्रेशर ने की जितना वर्क अप्लाई की, जितना वर्क किया उसमें से माइनस कर दीजिए आप लास्ट वाला। तो यानी कि प्रेशर की वजह से कितना वर्क डन हुआ, दैट इज P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। क्लियर। ये समझ में आया। नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी के द्वारा कितना वर्क हुआ, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर सकते हैं, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। अच्छा, जरा देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की हेल्प से हमने क्या होता है, देखिए हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को नोट डाउन किया यहां पर। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग A1 V1 इक्वल होता है A2 V2 के, और ये फर्दर इक्वल होगा m बाय रो। A1 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V1 क्या है, यहां पर जो वेलोसिटी थी फ्लूइड की, ऐसे ही A2 V2, m बाय रो, m है लिक्विड का मास और रो है इसकी डेंसिटी। क्लियर। ये तो हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के रिजल्ट को अभी नोट डाउन किया। अच्छा, अभी हमने नोट किया था कि जो प्रेशर एनर्जी के द्वारा किया गया वर्क है वो हमारा किसके इक्वल आया था, अभी हमने फाइंड किया था P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अब A1 V1 की वैल्यू हम पुट करेंगे और A2 V2 की वैल्यू भी पुट करेंगे। कैसे, जरा यहां पर देखिए, A1 V1 किसके इक्वल है, m बाय रो, A2 V2 भी किसके इक्वल है, m बाय रो। तो भाई यहां पर मैं वो वैल्यू पुट कर दूंगा, और यहां पर भी देखिए वर्क हमारा इक्वल आ गया P1 A1 V1 की जगह मैंने लिख दिया m बाय रो, m बाय रो माइनस P2, और A2 V2 की जगह फिर हम लिख देंगे दोबारा से m बाय रो। क्लियर है। तो ये तो आपको देखिए समझ में आ गया होगा। तो ये है बेटा अपनी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अच्छा, अब देखिए,
ये वो सारा का सारा वर्क किसने किया? प्रेशर एनर्जी ने वर्क किया। भाई अगर प्रेशर ना होता तो ये वर्क डन ना होता। क्लियर है? तो अब ये वर्क डन की वजह से लिक्विड की प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इंक्रीज कर जाएंगी। जैसे लिक्विड ए से बी पॉइंट तक जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। किसकी वजह से बढ़ी है ये? इस प्रेशर एनर्जी की वजह से बढ़ी है। क्लियर? अच्छा देखिए जरा, अब लिक्विड की कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई है यहां पर लिक्विड के अंदर, उसने कितनी एनर्जी गेन करी है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई? जो पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट बी, वो नोट कीजिए आप, उसमें से माइनस कर दीजिए क्या? पोटेंशियल एनर्जी जो ए पॉइंट पर थी। तो आ जाएगा, क्या आएगा आपके पास? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। क्लियर? अब बी पॉइंट पर देखिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी? mgh2 माइनस ए पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी? mgh1। क्लियर है? तो भाई ये आ गया अपने पास इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल ऐसे ही आप फाइंड आउट करेंगे इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। क्लियर? तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर कितनी थी? हाफ एम v2 स्क्वेयर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वेयर। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया। अच्छा यहां पर एक बात देखिए, हम यहां पर कंसीडर करके चल रहे हैं कि भाई यहां पर पोटेंशियल काइनेट वेलोसिटी ज्यादा है और यहां वेलोसिटी कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर पाइप की मोटाई कम हो चुकी है, पाइप पतला है यहां पे और यहां पाइप मोटा था। जितना पतला होगा पाइप, उतनी ही तेज स्पीड के साथ पानी बाहर आएगा। तो यहां पर वेलोसिटी हमने ग्रेटर कंसीडर करी है और यहां पर वेलोसिटी हमने कम कंसीडर की है। क्लियर? तो इसीलिए हाफ एम v2 स्क्वेयर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वेयर। क्लियर है? आई होप ये तो देखिए आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए भाई यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो वर्क डन बाय द फ्लूइड है, फ्लूइड ने जो काम किया वो किसके इक्वल है? चेंज इन द एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। क्लियर? जितनी एनर्जी फ्लूइड की चेंज हुई है। तो देखिए भाई यहां पर जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी, वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी, ये आपका इक्वल आ जाएगा टोटल इंक्रीज इन द एनर्जी। किसके इक्वल है? टोटल इंक्रीज ऑफ द एनर्जी। अभी यहां पर एक बात समझिए जरा, प्रेशर एनर्जी ने कितना वर्क किया ये हमने इक्वेशन 1 में फाइंड आउट किया था। ये इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए P1 m डिवाइडेड बाय रो माइनस P2 m डिवाइडेड बाय रो, और ये इक्वल आया इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज आया था? mgh2 माइनस mgh1। क्लियर? प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आया था? हाफ एम v2 स्क्वेयर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वेयर। क्लियर? ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए भाई यहां पर जरा m यहां भी है, यहां भी है, यहां 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 यहां, हर एक टर्म के अंदर m है। तो m को इस साइड से भी कॉमन निकालेंगे, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी कॉमन आ जाएगा, तो m से m दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहां पर लिख सकते हैं, अपने पास क्या बचेगा? P1 डिवाइड बाय रो माइनस इधर क्या बचा? P2 डिवाइड बाय रो इक्वल्स टू, यहां पर बचेगा GH2 माइनस GH1, m कैंसल, यहां से भी m कॉमन, प्लस 1/2 v2 स्क्वेयर माइनस 1/2 v1 का स्क्वेयर। क्लियर? अच्छा अब आप एक काम कीजिए, यहां पर
जितनी भी 1 1 वाली सारी टर्म है वो एक तरफ कर दीजिए, 2 2 वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। तो यहां पर P1 बाय रो इधर रखा, ये माइनस GH1 इस तरफ आया, प्लस का GH1, माइनस V1 स्क्वायर बाय 2 इस साइड आके प्लस का V1 स्क्वायर बाय 2। अब ये माइनस वाली टर्म उस तरफ ले जाएंगे, प्लस में हो गई P2 बाय रो, और ये देखिए यहां पर प्लस में क्या था, GH2 प्लस ये क्या है 1/2 V2 का स्क्वायर। क्लियर, मतलब देखिए जो स्टार्टिंग में जो वैल्यूज थी वही उतनी ही वैल्यू किसके इक्वल आई, जो सेकंड टर्म पॉइंट टर्मिनल ए के ऊपर की वैल्यूज थी और ये टर्मिनल बी पर थी, तो हर जगह ये वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब हम यूं बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट टर्म में लिखा जा सकता है कि भाई P बाय रो प्लस GH प्लस V स्क्वायर बाय 2, भाई इनका सम हर जगह पर कांस्टेंट रहेगा, चाहे कोई भी केस क्यों ना हो। क्लियर है, तो ये हमारा कंक्लूजन निकलता है यहां पर कि अगर हम कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास देख लें, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और ये हमारा बर्नौली थ्योरम का प्रूफ हो चुका है, जो कि हमें प्रूव करना था। क्लियर, आई होप आपको बेटा यहां तक जरूर समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल फ्लो कंसीडर करें, मतलब कि हम ऐसा मान लें कि पाइप हमारी पूरी हॉरिजॉन्टल है, तो वहां पर हाइट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, यानी h की वैल्यू कांस्टेंट, अगर h कांस्टेंट है g ऑलरेडी कांस्टेंट होता है हमारा। क्लियर है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर g की वैल्यू हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं यहां पर, तो g और h दोनों की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं कि p बाय रो प्लस v स्क्वेयर बाय 2, ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, कांस्टेंट। तो भाई ये थी आपकी बर्नौलीज थ्योरम। क्लियर है, तो बर्नौली थ्योरम की डेफिनेशन और आपको प्रूफ ये क्लियर हो चुका है। अभी बर्नौली थ्योरम की कुछ लिमिटेशन भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक्चुअली अगर फ्लूइड हमने कंसीडर किया था नॉन विस्कस लिक्विड, अगर लिक्विड नॉन विस्कस नहीं है तो इसका मतलब बर्नौली थ्योरम हमारी एग्जैक्टली वैलिड नहीं होगी। क्लियर, तो फ्लो मे नॉट बी स्टडी, हमने स्टडी फ्लो कंसीडर किया था, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर फ्लो स्ट्रीमलाइन ना हुआ तो तब भी ये भी हमारी बर्नौली थ्योरम की एक लिमिटेशन है। अगर लिक्विड कंप्रेसिबल हुआ तब भी ये एक लिमिटेशन आ जाएगी, यानी कि बर्नौली थ्योरम एग्जैक्टली प्रूव वो नहीं होगी वैलिड। क्लियर, और सम ऑफ द एनर्जी, कुछ हमने एक एनर्जी जो है लॉस्ट भी हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द हीट, हीट की फॉर्म में भी कुछ एनर्जी जो है लॉस्ट हो सकती है। क्लियर, तो आज की वीडियो में बेटा केवल इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, वरना तो हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बाद में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम।